सो लास्ट हम लोगों ने ES6 के अंदर टर्नरी ऑपरेटर तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग से आगे देखेंगे। तो JSX हमारा लास्ट टू लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था। सो आज का टॉपिक हमारा रिएक्ट में कंपोनेंट्स। जी, तो रिएक्ट कंपोनेंट्स आर लाइक फंक्शंस दैट रिटर्न HTML एलिमेंट्स। और कंपोनेंट्स आप ऐसा भी मान के चलिए कि जो पेजेस आप लोग बनाते हो ना, उसको हम लोग यहाँ कंपोनेंट्स ही बोलते हैं। सो कंपोनेंट क्या हो सकता है? जैसे लेट्स से आप एक वेबसाइट बना रहे हो और उसमें एक साइन इन साइन अप का आपका पेज है, ठीक है? तो वो क्या है, अपने आप में एक कंपोनेंट हो गया, है ना? क्या नाम है तुम्हारा? मन्नू। फैजान नहीं है बस, है ना? ठीक। So React components are independent and reusable bits of code. They serve the same purpose as JavaScript function but work in isolation and written HTML. So reusable से हमारा मतलब क्या है? एग्जाम्पल के लिए आप लोग PHP पढ़ के आए हो तो उसमें आप देखते हो कि हेडर और फुटर हमारा थ्रू आउट वेबसाइट कॉमन ही रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सटर्नल बना देते हैं और आप इंक्लूड या रिक्वायर की हेल्प से उसको यूज़ करते जाते हो, है ना? अब बेनिफिट क्या हुआ इसका इंक्लूड कराने का, कि कल को मान लो का क्लाइंट कहता है भाई मुझे कुछ नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस करना है। अगर आप स्टैटिक मोड में काम करोगे तो आपको उतने नंबर ऑफ पेजेस पे जाके उसको एक्टिवेट करके आना पड़ेगा, जो कि अभी आपने जब तक बूटस्ट्रैप पढ़ा होगा तो स्टैटिक बनाते थे ना वेबसाइट, तो हेडर फुटर सब में हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ता था या फिर पेज को आप सेव एज करते थे। बट डायनामिक में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भाई ये एक फ्लिपकार्ट साइट है। अब फ्लिपकार्ट का हमें पता है आज के डेट में इनके पास ट्रिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, मे बी मोर देन ट्रिलियन होंगे इनके पास आज में, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आज इनके पास अवेलेबल है। अब सोचिए कि इतने अगर ये प्रोडक्ट के साथ इन्होंने अगर स्टैटिक वेबसाइट को बनाया होता है, कल को ने मान लो कोई यहाँ पर कैटेगरी लाना होता है, जैसे 2 व्हीलर है यहाँ पर तो 3 व्हीलर हो गया फॉर एग्जांपल, या 4 व्हीलर हो गया, तो उतने पेजेस में नैब बार लगाना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना? तो यहाँ पर क्या फ़ायदा हो रहा है, ये जो सेक्शन हम लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, बैकएंड से डायनामिकली आ रहा है हमारा। मे भी जैसे हम लोग PHP में काम करते हैं तो इंक्लूड और रिक्वायर यूज़ होता है, यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट का यूज़ करते हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर फाइल में चेंज करेंगे और यहाँ पर हमारा थ्रू आउट प्रोजेक्ट के अंदर वो कैटेगरी रिवील हो जाएगी सभी के लिए। तो एक हम लोगों ने पढ़ा ना कि स्टैटिक साइट और डायनामिक वेबसाइट दोनों में फ़र्क क्या होता है, कोई बताएगा अपने से? हाँ बताओ। डायनेमिक जो है रन टाइम कंटेंट चेंज होता रहेगा, अच्छा, और स्टैटिक वेबसाइट में वो रन टाइम चेंज नहीं होगा, वो फिक्स ही रहेगा। ठीक है। अब आप इंटरव्यू में आए हो, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि HTML क्या है, स्टैटिक है कि डायनामिक है? नहीं पता। HTML CSS क्या है, स्टैटिक और डायनामिक? हम तो दोनों ही काम करेंगे, यूज़ तो दोनों ही करना पड़ेगा। नहीं करना तो पड़ेगा। मैं आपसे जस्ट ये जानना चाह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप पूछा, मैं आपसे मिक्स करके इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि भाई HTML स्टैटिक होता है कि डायनामिक होता है? ये HTML CSS, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये स्टैटिक में कंसिडर होता है, डायनामिक में कंसिडर होता है? शांत मत रहो, ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, पूछे जाएंगे आपसे और बिल्कुल फंडामेंटल पे हम लोग अटक जाएंगे। स्टैटिक क्या होता है उसको एक्सप्लेन करूँ? कंटेंट चेंज ही नहीं हो सकता सर। कंटेंट चेंज ही नहीं हो सकता, मतलब जो मैंने लिख दिया वही रहेगा, है ना? हाँ, उसको एंड यूज़र नहीं बदल सकता। इट मीन्स कि वो हुआ स्टैटिक। और जिसको यूज़र अपने अकॉर्डिंग चेंज कर ले, जैसे आप प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर देते हो, कमेंट कराते हो, फिर डिलीट भी करके आ जाते हो, इट मीन्स क्या हुआ, डायनामिक हुआ। बट देखो एक कमाल की बात आपको बताता हूँ कि जब HTML की बात आती है तो HTML होता है स्टैटिक, और जब HTML के साथ लग जाता है CSS तो मतलब वो हो गया डायनामिक।
यानी कि एक वेबसाइट डायनामिक की जर्नी जो शुरू हो जाती है वो CSS से शुरू हो जाती है। जावास्क्रिप्ट लगा दोगे और ज़्यादा डायनामिक हो गया, यानी कि अब मैं अपनी वेबसाइट को मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ। लाइक जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं क्राउजल चल रहे हैं हमारे, तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? जावास्क्रिप्ट से ना। CSS तो ये चेंजेस नहीं कर सकता ऐसे। CSS का लुक एंड फील डिसाइड कर रहा है कि भाई इतने बाई इतने का बनेगा, यहाँ पर बटन लेफ्ट और राइट में होगा, जिसका हम लोग पोजीशन से हम लोग हैंडल कर रहे हैं, है ना, कि भाई राइट से 0, लेफ्ट से 0, टॉप से 50%, इस तरह से आपका ये बन के तैयार हो रहे हैं पार्ट, है ना। CSS का काम यही तो है, लेकिन क्लिक पर मुझे पीछे जाना हो या आगे आना हो तो ये काम कौन कर रहा है? जावास्क्रिप्ट। तो ध्यान रखना, एक वेबसाइट की डायनामिक की जर्नी जो शुरू होती है वो CSS से शुरू हो जाती है। HTML तक प्योर स्टैटिक, CSS से आपका हो गया डायनामिक। अब मैंने यहाँ पर डायनामिक बोला, लेकिन अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया कि डायनामिक वेबसाइट जहाँ पर एंड यूज़र चेंज कर सकता है वो होती है फुल्ली डायनामिक। डिफरेंस समझ रहे हो? सेमी डायनामिक आपको सर ने पढ़ाया होगा कि भाई इंटरनल CSS बहुत कम, एक्सटर्नल का सबसे ज़्यादा यूज़ करना है ना। कौन सा यूज़ करते हो, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल नहीं करना। इंटरनल, इंटरनल में प्रॉब्लम पता क्या आती है कि मान लो कि आपने एक वेबसाइट बहुत अच्छी बना दी है, एकदम टॉप नॉच, क्लाइंट को देख के सब कुछ बढ़िया लग रहा है। अब वो आपसे ये कहता है 50 पेज की वेबसाइट में भाई इसमें कुछ चेंज करो, तो जो चेंज होगा वो उस पर्टिकुलर पेज में होगा। अब आपको हेडिंग, अगर उसने मान लो फॉन्ट चेंज करा दिया कि भाई सब कुछ ठीक है, उस हेडिंग देना ये अच्छा नहीं लगा, इसका फॉन्ट बदल दो, रोबोटो फॉन्ट लगा दो एग्जाम्पल के लिए, अब तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब है। अब तुम लगे रहो 50 पेज खोल के स्टेप बाय स्टेप, तो तुम्हें समझ में आएगा कि यार एक्सटर्नल लगा लेता तो मैं एक जगह चेंज करता पूरे वेबसाइट में चेंज हो जाता। तो ये क्या हुआ? डायनामिक। समझ आया CSS को मैंने डायनामिक क्यों बोला? क्योंकि आप एक जगह चेंज कर रहे हैं और थ्रू आउट प्रोजेक्ट में चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो CSS कभी भी हमें इंटरनल यूज़ नहीं करना है, क्या करना है? एक्सटर्नल। ठीक है, क्लियर है? अब CSS कैसे भेजते हो अपने पेज के अंदर? वो ऐसा लिख के जैसे डॉट, क्लास का नेम, करली ब्रेसेस, एंटर, फिर हमने प्रॉपर्टी लिखी और बंद कर दिया, तो भी गलत है। ऐसे CSS नहीं चलते। ये सीखने के लिए अच्छा है, बट प्रोडक्शन में ऐसे यूज़ नहीं होता। जब हम लोग प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं तो हमारी CSS एक ही लाइन में होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ आते हैं, हम बात करते हैं जैसे सबसे ज़्यादा आप दिन भर में क्या चलाते हो? जब कंप्यूटर खुलता है तो गूगल खुलता है ना। नहीं भी खोलोगे तो डिफ़ॉल्ट टैब के ऊपर ये आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में आपका गूगल ही खुला होता है हमेशा, क्रोम अगर हम लोग चला रहे हैं। अब ज़रा क्रोम से कुछ सीखते हैं। क्रोम के पेज में अगर आप देखोगे वर्टिकल स्क्रॉलिंग कितनी है? 111 लाइन की। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग आप देख रहे हो कितनी बड़ी है? ये देखो छोटा सा, यहाँ से लेके यहाँ तक का इनका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है, और यहाँ से यहाँ तक में क्या है? इनका पूरा HTML एक ही लाइन में है। कभी भी कोडिंग अलग अलग लाइन में नहीं करना चाहिए। अगर अलग अलग लाइन में कोड करते हो तो आपकी वेबसाइट हैवी हो जाती है, समझ गए? और अगर एक लाइन में कोड करोगे तो आपकी वेबसाइट लाइट वेट होगी। और जैसे इनका हम लोग CSS देखते हैं, इन्होंने कहीं CSS लिखा होगा, उस पर आते हैं तो यहाँ दिखाई दे रहा है होवर वगैरह सब CSS लगा हुआ है। ये सब क्या चल रहा है? एक ही लाइन में चल रहा है। ये देखो, ये सारा CSS एक ही लाइन में है, और वो भी बिना स्पेस के। ऐसा नहीं कि एक क्लास का तो दूसरी क्लास में कोई स्पेस है। कोई स्पेस दिखाई दे रहा है? वेब में आपने नोटिस किया होगा, अगर VS कोड चला नहीं, तुमने ड्रीमवीवर में काम किया, ड्रीमवीवर में काम किया होगा तो वहाँ देखा होगा ड्रीमवीवर भी एक से ज़्यादा स्पेस नहीं लेता। हमें NVSP लगाना पड़ता है ना। क्यों नहीं वेब में स्पेस दिया जाता है? क्योंकि अगर तुमने स्पेस लगा लिया तो स्पेस का भी लोड काउंट होता है। तुम तो कहोगे जी खाली जगह, उसके लिए थोड़ी ना खाली जगह है। ब्राउज़र के लिए इंजन तो रेंडर करेगा ना स्पेस को भी, तो इसलिए वहाँ पर देते ही नहीं स्पेस। कहते भाई ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए तो NVSP लगाओ, और अगर बहुत ज़्यादा चाहिए तो मार्जिन या पैडिंग का इस्तेमाल करो। क्योंकि अगर मैंने तुम्हें स्पेस खुला छोड़ दिया कीबोर्ड के अंदर, तुम तो बना दोगे कुछ का कुछ, और वेबसाइट वो चलेगी नहीं एंड यूज़र के पास जाके। तो यहाँ पर आप देखते जाओ कितना लंबा इन्होंने इस तरह से डिफाइन करके रखा हुआ है एक ही लाइन के अंदर।
पूरा CSS एक ही लाइन में। हम पेज को 50%, 60%, 70% स्क्रॉल कर चुके हैं, सब एक ही लाइन में चलते जा रहा है, और उसी लाइन में HTML भी चलते जा रहा है आपका। देखो अब HTML स्टार्ट हो गया, स्पैन टैग वगैरह सारी चीज़ें। तो क्या करना है, हमें एक लाइन में कोड करना चाहिए, ना कि अलग अलग लाइन में। हम अलग अलग लाइन में कोड को देख के बड़े खुश होते हैं कि हमने 6000 लाइन का कोड लिख लिया। क्या फ़ायदा, ब्राउज़र को तो टाइम लगेगा ना रेंडर करने में। ब्राउज़र डेटा को कैसे प्रोसेस करता है पता है, कुछ टेक्निकलिटीज़ की पीछे की। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई क्रोम ब्राउज़र में अगर हम लोग डेटा प्रोसेस कर रहे हैं तो क्रोम डेटा को कैसे अंडरस्टैंड करता है। HTML एंटिटीज़ के बारे में जानते हो? एंटिटीज़ क्या होती हैं? एक साइन होता है, नहीं, नहीं पता। एंटिटीज़ होती हैं आपके, जो ये देखते हो ना, आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कोई टैग लिखते हो, टैग प्रिंट नहीं होता, उसका आउटपुट आता है। आप लगाते हो ना लेस देन, ग्रेटर देन, स्लैश, जब स्टार्ट और क्लोज करते हो, ये होते हैं आपके HTML एंटिटीज़। ये कभी रेंडर नहीं होते, लेकिन आउटपुट दे देते हैं सीधे आपको। अब ब्राउज़र कैसे समझता है कि भाई आपने क्या लिखा? प्राइस के लिए वो आइकन यूज करना पड़ता है। प्राइस के लिए आइकन यूज़, उसको बोलते हैं यूनिकोड। उसको क्या बोलते हैं? यूनिकोड। तो जैसे रुपीज़ का सिंबल अगर आपको लगाना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? $#8377 सेमीकोलन। तो आपका रुपीज़ का सिंबल बन के आ जाता है, क्योंकि हमारे कीवर्ड में होता नहीं है। जैसे आपके कीवर्ड में एंड का सिंबल दिया होता है, अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन करो और आपने कीवर्ड से एंड का सिंबल लगा दिया, आपकी वेबसाइट में एरर ही एरर आ जाएंगे, क्योंकि ये सिंबल रेंडर नहीं होता। आपको इसको भी रेंडर कराने के लिए या तो नंबर कोड या फिर आपको यूनिकोड $AMP सेमीकोलन लगाना पड़ता है, नहीं तो आपके कोड में एरर आएगा ही आएगा फॉर श्योर। ठीक है, तो ब्राउज़र को कैसे पता कि तुमने उसको जो दिया है वो टैग है? तो ब्राउज़र के अंदर एक इंजन लगा होता है विच इज़ कॉल्ड गेको, GECKO, गेको इंजन। गेको इंजन क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है, लेकिन इतना फास्ट प्रोसेस करता है, आप यहाँ पर नोटपैड पे या VS कोड में या ड्रीमवीवर में लिखते हो, और जहाँ पर जाके जैसे F5 करते हो तुरंत आपका आउटपुट आ जाता है। आपको लगता है भाई इधर लिखा इधर प्रोसेस हो गया, लेकिन प्रोसेस ऐसे थोड़ी ना होता है, उसके पीछे का एक तरीका है। इंजन उस डेटा को इतना फास्ट प्रोसेस करता है एंटिटीज़ को कि वो सीधा आपको आउटपुट दे देता है निकाल के। तो जैसे देखते हैं ना कि हम दो लोग यहाँ बैठे हैं, अगर मैं आपको यहाँ से कॉल कर रहा हूँ तो 2 बीप और सीधे कॉल तुम्हारे पास चली गई, ऐसे ही तो होता है। या हाथ मार के 3 बीप, इससे ज़्यादा बीप लगेगी नहीं और रिंग कर जाएगा फ़ोन, अगर हम लोग कनेक्ट नेटवर्क एरिया के अंदर है। तो क्या कॉल करना इतना ही सिंपल होता है कि मैंने यहाँ से आपको कॉल किया और कॉल कनेक्ट हो गया? इसके अंदर भी बहुत सारे चेक्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ से नंबर डायल किया, मेरा ऑपरेटर में भी एयरटेल है, आपका VI है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरे ऑपरेटर पर पहुँचेगा रिक्वेस्ट, वो चेक करेगा क्या मैं एलिजिबल हूँ उस कॉल को करने के लिए। नहीं हो सकता है मेरे पास बैलेंस ना हो सकता है बैलेंस हो। ठीक है, तो बैलेंस है या नहीं है, इफ एल्स कंडीशन चेक हो गई, आगे बढ़े। उसके बाद हमारा जो नेटवर्क ऑपरेटर होगा वो कॉल को ट्रांसफ़र करेगा आपके ऑपरेटर के पास। ठीक है, वो चेक करेगा कि सामने वाला बंदा कॉल लेने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, उसके पास रिचार्ज पूरा है कि नहीं है, मे भी हो सकता है उसका टेम्परेरी बंद हो नंबर। और उसके बाद यानी कि 3 बीप में देख लो कितने काम हो रहे हैं। हमारा नेटवर्क भी चेक हो रहा है, हमारा बैलेंस भी चेक हो रहा है, और हमारी एलिजिबिलिटी भी चेक हो रही है, और उसके बाद आपको रिंग सुनाई देती है। और इतना सारा कुछ एकदम फटाफट से काम हो रहा होता है। अब इसमें एक और बीच में चीज़ आती है विच इज़ सैटेलाइट अपलिंक और डाउनलोड। यानी कि टावर मेरा यहाँ लगा हुआ है ना, तो ऐसा तो नहीं ये टावर सीधे कम्युनिकेट इससे कर रहा है, तो यानी कि सिग्नल जो जाएगा सैटेलाइट, देन सैटेलाइट से उसके पास जाएगा और फिर आपके पास कॉल आ रही है। तो प्रोसेस अब देखो कितना लंबा हो गया, लेकिन 3 बीप के अंदर हम एक दूसरे से कनेक्ट कर जाते हैं। वैसे ही सेम आपका यहाँ पर काम होता है कोडिंग के अंदर। हमें लग रहा है कि भाई आउटपुट बहुत जल्दी आ रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है, सो मान लो कि आपने कोई कोड लिखा CSS का, हम C ड्राइव में आते हैं, डेस्कटॉप पे हमारे पास एक फोल्डर होगा MWF, हमारे पास एक बैच है 12 to 130, और यहाँ पर हम अपना कुछ
जैसे ये हमारे पास एक टेम्पलेट है, ठीक है। अब आप अगर कंट्रोल यू करोगे, ये हमने पूरा कोड करके बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे CSS जो है वो क्या है, एक एक्सटर्नल फाइल में अवेलेबल है, ठीक है। बट मेरा CSS कैसे लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है ना, यही करना होता है। अगर आपने अपने CSS को ऐसे ना रख के इस तरह से दिया तो आपके ब्राउज़र को इस CSS को रेंडर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर इस तरह से दोगे तो कम टाइम लगेगा। देखो ध्यान रखना, पेज में हॉरिजॉन्टली लेंथ कितनी भी हो, नो मैटर, वर्टिकली लेंथ ज़्यादा होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर अब आप देखो, जो मेरा पूरा CSS इतने नंबर ऑफ लाइंस का है, यहाँ पर ये मेरा चंद लाइनों में ख़त्म हो गया यहाँ पर, तो ये फास्ट रेंडर होगा। तो आप लोग देखते हो बूटस्ट्रैप पढ़ के आए होगे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा bootstrap.min.css लिखा होता है। मिन का मतलब क्या होता है, मिनीफाइड, मशीन रीडेबल, ना कि ह्यूमन रीडेबल। भाई मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर CSS लिखा, मैंने किसी के सीखने के लिए थोड़ी ना लिखा कि मैंने कोई चीज़ कैसे क्यों बनाई। तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम देखो, मैं तो अपनी वेबसाइट बना के लाइव कर दिया, मैं इतना अच्छा स्ट्रक्चर क्यों दूँ तुम्हें। इससे दो प्रॉब्लम, एक तो वेबसाइट स्लो चलेगी, और दूसरा कोई भी तुम्हारा स्टाइल देख के समझ जाएगा 2 मिनट में। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिनीफाइड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो कोड को मिनीफाई कैसे करें, तो उसका तरीका होता है, कोड को अपना जो आपने CSS लिखा उसको कॉपी करो और CSS कंप्रेसर में जाके डाल दो। CSS कंप्रेसर पे जैसे आप अपना कोड डालोगे, ये बताएगा कि आपने कोड कितना लाइट वेट कर दिया। ज़रा कंप्रेस दबाओ, क्या लिखा आता है, 24% आपने अपनी CSS को लाइट वेट कर लिया। और वेब के अंदर अगर आप यहाँ देख रहे हो कितने बाइट्स बचे, 3790 से 3043 बाइट्स पर आ गए हम लोग। और बाइट सबसे छोटी यूनिट होती है ना। बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, सेटाबाइट, एक्साबाइट, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ पर चल रहे हैं, टेराबाइट में चल रहे हैं। तो टेराबाइट के बाद में आपका PV आएगा, फिर उसके बाद में EV आएगा। अभी बहुत सारे बाइट्स आने बाकी हैं, यानी कि अभी जहाँ पर आप 1 TB में 1000 वो देख रहे हो GB, आने वाले जो अपडेट्स हैं उसके अंदर आपको TB का PV जो मिलेगा उसमें 1000 TB होंगे। तो एक एक KB मैटर करता है वेब के अंदर। अगर आपने साइज़ नहीं बचाया, आपकी साइट बहुत हैवी होगी। एग्जाम्पल ऐसा देखो ना, जैसे आप यहाँ पर लिखते हो फ्लिपकार्ट, ऐसे लगता है जैसे सब कुछ पहले से खुला हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जब वेबसाइट बनाते हो और ये जो वेबसाइट बनाते हैं, डिफरेंस क्या है भाई। हम यहाँ से इंस्पेक्ट करते हैं इसके कोड को, आप यहाँ देखोगे एक आपको टैग दिखाई देगा, पिक्चर टैग। मे बी आप लोग यूज़ करते हो या नहीं करते हो, दिखाई दे रहा है कुछ पिक्चर टैग। क्या काम होता है पिक्चर टैग का, फ़ायदा क्या होता है, पिक्चर तो पता चल ही रहा है, पिक्चर से पिक्चर लगेगा। टैग ऐसा नहीं है, जैसे हेडिंग टैग होता है। वो मुझे पता है, उसका काम बताओ, वो मत बताओ। क्या काम करता है पिक्चर टैग, फ़ोटो तो लगाई गई, वो तो उसका काम है, लेकिन क्यों यूज़ करें, हम ये जानना चाह रहे हैं। कोई आंसर है किसी के पास। यस से पहले कभी ट्राई किया है, नहीं किया, पहले ये बताओ, तभी पता होगा, नहीं तो पता ही नहीं होगा। ट्राई किया पिक्चर टैग, नहीं किया है। देखो पिक्चर टैग का फ़ायदा क्या होता है कि जब हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो मुझे नहीं पता कि मेरा एंड यूज़र जो होगा उसके पास कौन सी स्क्रीन होगी। जैसे मेरा ये क्या है, फुल HD है, ये क्या है 4K है, ये क्या है HD रेडी है, यानी कि मेरे पास लाइव एग्जांपल में 3 डिफरेंट स्क्रीन है। अब फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है, उन्होंने उसको इस तरह से डिज़ाइन किया कि कोई अल्ट्रा HD पर चलाए तब भी ग्राफिक में कोई लॉस नहीं होगा, कोई इसको फुल HD पर चलाए तब भी कोई लॉस नहीं है, कोई इसको छोटे डिस्प्ले पर चलाएगा तब भी कोई लॉस नहीं होगा। ऐसा क्यों, तो यहाँ पर अगर हम लोग राइट क्लिक करते हैं और इमेज को बोलते हैं ओपन इन न्यू टैब, तो हमारा साइज़ कौन सा है, 1600 पिक्सल्स का लिखा है, 1600x265। अब मान लो कि कोई यूज़र है जो 4K पर चला रहा है, तो वहाँ पर हमारा इमेज जो होगा वो 4K के हिसाब से चेंज हो जाएगा। 5x वाला था ना, 5x वाले को लेंगे, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, पिक्चर टैग को आप एक्सपेंड करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे 2x को। सो ये हमारा 2x का कोड है, हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और इसको यहाँ लाके कॉल कर लेते हैं।
ये कई बार नाटक करता है, इसको हटा दो यहाँ से। क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर इमेज छोटा है, यहाँ पर इमेज बड़ा दिखाई दे रहा है ना। तो इन्होंने क्या सिस्टम कर रखा है कि वेबसाइट जिस भी विजिटर के पास रिक्वेस्ट होगी, मेरी इमेज उसी हिसाब से यूज़र के पास आएंगी। आप लोग क्या गलती करते हो वेबसाइट बनाने में ना, आप लोगों ने जैसे बैनर लगाया एक वेबसाइट के अंदर, तो आप उसी को मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हो, उसी को टैबलेट में चला रहे हो, उसी को डेस्कटॉप में चला रहे हो, तो तुम किसी को धोखा नहीं दे रहे, खुद को धोखा दे रहे हो। तुम्हारे लिए वो चल रही है लेकिन एंड यूज़र के पास नहीं चलेगी। और इंटरव्यू में सबसे पहले हम लोग इसी चीज़ पर फेल होते हैं, कहते भैया से तो बेसिक ही नहीं पता, तो इसका आगे कैसे काम होगा। तो पहले फंडामेंटल क्लियर करो कि जब हम किसी को वेबसाइट में इमेजेस दे रहे हैं तो इमेज स्क्रीन के हिसाब से होती है। ये नहीं कि एक इमेज को लिया हमने और CSS की एक शक्ति होती है जिसको बोलते हैं विड्थ 100% उसका इस्तेमाल किया, बस स्क्रीन के अकॉर्डिंग छोटी बड़ी हो रही है, खुश होकर रेस्पॉन्सिव बन गई वेबसाइट ना। दिस इज़ नॉट अ रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव ये होता है कि आप हर स्क्रीन के लिए इमेज अलग बनाएं, इससे ना तो कोई भी क्वालिटी में दिक्कत आएगी ना कुछ प्रॉब्लम फेस करोगे। अब देखो तुम्हारे वाले में दिक्कत क्या आती है वो बताता हूँ। मान लो कि तुमने बैनर बनाया एक वाइड, डेस्कटॉप पर है, अच्छी बात है। अब जरा मोबाइल पर देखो इसको, इसके साथ क्या हुआ, क्या मैटर पढ़ पा रहे हो तुम? ये होती है तुम्हारे साथ दिक्कत जब बूटस्ट्रैप के बैनर में इमेज लगाते हो, ऐसे होता है ना, पढ़ नहीं पाते हम लोग। खाली अगर ग्राफिक होगा तो ठीक है, लेकिन टेक्स्ट लिखा होगा तो पढ़ ही नहीं पाओगे। तो फ्लिपकार्ट ने इसका क्या सोल्यूशन निकाला कि मोबाइल यूज़र जब आप मेरी वेबसाइट को विजिट करेगा ना, तो यहाँ देखना इनके बैनर के डायमेंशन बदल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा इमेज को चेंज होने दो, देखते हैं 5x वाला अगर हमारा यहाँ पर ग्राफिक आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, वेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कोई मैटर पढ़ने में दिक्कत हो रही है हमें? नहीं ना, एकदम क्लियर है ना। अब देखो इस इमेज का साइज़ अलग है, तो इन्होंने मोबाइल के लिए ग्राफिक्स अलग बनाए हैं, टैबलेट के लिए ग्राफिक्स अलग बनाए हैं, डेस्कटॉप के लिए भी अलग अलग साइज़ के हिसाब से अलग अलग ग्राफिक बनाए हैं। एक इमेज के साथ खींचातानी नहीं हो रही चाहिए यहाँ पर कि लिया 100% लगाओ और यूज़ करते जाओ, तो ऐसा नहीं चलेगा। इंटरव्यू में जाके सबसे बड़ा रिजेक्शन जो होता है स्टूडेंट का वो यही है, क्यों फेल हो रहा है कि भाई उसको फंडामेंटल क्लियर नहीं है। तो फंडामेंटल क्लियर करो कैसे एक वेबसाइट बनती है, ऐसे नहीं। तो IMG SR से लिख के जो आप लोग काम करते हो उसमें डालो डिफ़ॉल्ट इमेज, पिक्चर सेट के अंदर वो इमेज डालो जो डिफरेंट साइज़ के ऊपर रेंडर होंगी हमारी, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम जब यहाँ से इसको देखते हैं इमेज को, इसका साइज़ देखो, और जब हम इसी इमेज को मोबाइल मोड में देख रहे हैं इसका साइज़ यहाँ पर आप देखिए, एक टैग होता है ना इमेज के लिए अलग ये टैग देखो। होता है, तो और देखो इन्होंने के लिए अलग अलग बनाया। क्या कह रहे हो? एक डेस्कटॉप के लिए अलग टैग होता है और मोबाइल के लिए अलग। इमेज के लिए हाँ, नहीं, एक ही टैग होता है विच इज़ पिक्चर टैग, अलग अलग कोई टैग नहीं होता। बताया तो मुझे याद भी नहीं वो टैग। अच्छा चलो कुछ नया आया होगा, मुझे पता नहीं है। टैग नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं ब्रेक पॉइंट यानी कि मीडिया क्वेरी से हैंडल करते हैं अलग अलग साइज़ के ऊपर चीज़ों को। जैसे अगर हम इसका कोड आपको दिखाएं तो यहाँ पर क्या है ना, मीडिया क्वेरी दिखाई देगी आपको। बैकग्राउंड में सारे को लगाने पड़ेगा, या तो डेस्कटॉप को या तो फिर मोबाइल पे लगाओ। ये देखो यहाँ से हम लोग इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो अभी आप कोड में अगर ध्यान से देखेंगे, जब हम लोग पिक्चर टैग को ओपन करेंगे तो यहाँ देखो मीडिया क्वेरी लगा हुआ है, मिनिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ, तो हर जगह पर मीडिया क्वेरी लगा हुआ है। तो मीडिया क्वेरी से हम लोग ब्रेक पॉइंट हैंडल करते हैं इसके पिक्चर टैग के अंदर, तब जाके ये बेसिकली काम करता है, ठीक है। सो ध्यान रखना एक इमेज के साथ खींचातानी नहीं करनी अपने को, अलग जगह पर अलग इमेज, ठीक है। और CSS लिखना सीख गए कैसे डालनी है, पूरा कोड लिखो जैसे सजा के लिख रहे हो, बाद में ऐसे चेंज कर देना है उसको, फिर कॉपी करके आप एक फ़ाइल बनाओगे मिन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों फाइल हमारे प्रोजेक्ट में अवेलेबल हैं, एक मिन फाइल है, एक डिफ़ॉल्ट फाइल है, एक प्रोडक्शन फाइल है जिसका साइज़ है 4 KB, एक हमारी लाइव फाइल है जिसका साइज़ है सिर्फ 3 KB। ये जल्दी रेंडर होगा, देखो वजन में भी कम हो गया और गूगल को पढ़ने में भी आसानी होगी, ब्राउज़र को रेंडर करने में भी आसानी होगी इसको। दूसरा, इमेज का फॉर्मेट कौन सा यूज़ करते हो जब वेबसाइट बनाते हो, तो इमेज कौन सी यूज़ करते हो, JPG, PNG, कौन सी?
तब भी जॉब नहीं लगेगी, निकाल देंगे पहले दिन नौकरी से तुम्हें, ठीक है। एसपीजी नहीं, एसपीजी तो लगाना भी मत, एसपीजी से वेबसाइट बहुत हैवी हो जाती है, उसका कोड देख तो छोटी सी चीज़ का इतना बड़ा कोड आता है। डब्ल्यूपी हाँ, वेब पिक्चर लगाते हैं, वेब पिक्चर ट्रांसपेरेंट प्लस नॉन ट्रांसपेरेंट दोनों को सपोर्ट करते हैं। जैसे जेपीजी क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट नहीं करता ना, तो हम लोग क्या लगाते हैं, पीएनजी। तो वेबसाइट में ध्यान रखना, जितनी भी इमेज लगाओगे सारी वेब पिक्चर होनी चाहिए। अगर तुमने जाके प्रोजेक्ट बना के प्रॉपर दे दिया, वे इमेज सेव कैसे करेंगे सर? सेव कैसे करेंगे? मुझे नहीं आता करते हैं वो। तो भाई तो वेब डिजाइनिंग दोबारा सीख दो, ऑनलाइन कन्वर्टर से कन्वर्ट कर लो, नहीं तो एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं, तो पे नहीं होता। फोटोशॉप पे नहीं होता है, आपको ऑनलाइन फोटोशॉप पे बता देते हैं। फोटोपी का आपने नाम सुना होगा, फोटोपी पर आओगे तो इसके अंदर लाइव फोटोशॉप चलता है, लाइव फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एक्सडी, फिग्मा, स्केच, पीडीएफ, रॉ, जो भी चलाना है चला लो, एक ही के अंदर सारे टूल दिए हुए हैं। अब मान लो एग्जांपल के लिए आपने कोई इमेज यहाँ पर यूज़ करना है, लेट्स से बैनर, और आपने इसको लाके यहाँ पर कॉल कर लिया। तो फाइल के अंदर जब आप एक्सपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेब पिक्चर, बस यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो एक इमेज जो नॉर्मल हमारी जेपीजी में जब आप लेके आते हो तो उसका फाइल साइज़ और वेब पिक्चर के फाइल साइज़ में बहुत डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकली समझाता हूँ, देखो इस इमेज का जो फाइल टाइप हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, जेपीजी है, कितना साइज़ है, 89.4 KB, है ना। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इस इमेज को प्रोसेस करेंगे। आप यहाँ जाओगे, एक्सपोर्ट, वेब पिक्चर, और यहाँ से आपने इसको सेव कर लेना है बैनर के नाम से। कितनी केबी की होगी, 33.3 KB। क्या क्वालिटी में कोई लॉस है, ज़रा चेक करके देखो, वैसी की वैसी है ना। तो वेब पिक्चर क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्यों बचते हैं, क्योंकि आज की डेट में जब आप नेट से कोई फाइल लेके आते हो ना, वो एक तो क्रोम के एक्सटेंशन में आती है, फिर उसको जाके पेंट में डालते हो, फिर उसको तुम जेपीजी बना के फिर यूज़ में लेके आते हो, ज़रूरत ही नहीं है। भाई तुम्हें अगर कोई इमेज अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करनी है, यहाँ से हम लोग इमेज में आ जाते हैं और यहाँ से हम लोग सर्च कर लेते हैं, जैसे कि अजय देवगन का ले लेते हैं एग्जांपल। अब ये फोटोग्राफ है फॉर एग्जांपल, और आपको इसको अपने प्रोजेक्ट में कहीं इस्तेमाल करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे इसको, ठीक है, फिर इसकी बड़ी फ़ोटो आप खोलने की कोशिश करोगे, फिर आप यहाँ से इसको राइट क्लिक करके सेव एज करने जाओगे। सेव एज करने जाओगे तो ये आती है वेब पिक्चर। यही तो दर्द है ना हमारा, ख़त्म करते हैं इस दर्द को। कैसे करें, सिंपल कॉपी करो, यहाँ ला के अपना यूज़ कर लो। कहाँ गया, ये रहा। एक न्यू फाइल बनाओ, इसके अंदर जिस भी साइज़ का बनाना चाहते हो, और नहीं तो वो भी नहीं करना चाहते तो सिंपल ला के पेस्ट कर लो, अलाउ करो, आ गई फोटोग्राफ आपके पास। और अगर आप ऑफलाइन फ़ोटोशॉप चलाने वाले बंदे हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, फ़ोटोशॉप ऑफलाइन चला लो। इसको बंद कर देते हैं, लीव। ये देखिए ओपन हो गया। यहाँ पर जाइए, एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाइए। न्यू डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली देखो उसी साइज़ का है जिस साइज़ की मेरी इमेज है, बस फोटो पेस्ट करो, एकदम फिट आएगी इसके अंदर। अब जो मर्जी बना लो इसका। तो एक तो तुम्हारी हार्ड ड्राइव बनने से बच गई, पहले डाउनलोड कर करके ढेर लगा रहे हो तुम फोटो का, फिर जाके सबको बताओगे सेव एज सेव एज सेव एज, सब नहीं करना है, सीधे कॉपी पेस्ट, काम खत्म। ऐसे करते हैं काम। चल आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने भी आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाया, तो क्या होता है कि कोशिश होनी चाहिए कि 100% आपका डिज़ाइन जो है वो मैच होना चाहिए। तो ये हमारा पीएचडी फाइल है, ठीक है, ध्यान से देखो इसको, है ना।
ये फोटोशॉप का टेम्पलेट बनाया और इसी को फिर हमने क्या करा, कोड करा यहाँ पर, ठीक है, जिसकी पूरी CSS वगैरह लिखी हुई है। सेम आउटपुट आ रहा है, बट यहाँ पर आपको विड्थ ज़्यादा दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये जो टेम्पलेट है ये 1600 पिक्सल्स की विड्थ का है, बट स्क्रीन बड़ी है। अब मान लो कोई 4K स्क्रीन हो या कोई नॉट छोटी स्क्रीन हो, तो मेरा डिज़ाइन उतना ही रहे, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो एक्सपेंड होता रहे। तो बैकग्राउंड है 100% में, और इनर पार्ट जो आपको 992 में चल रहा है इसका। एज इट इज़ काम करें सारी चीज़ जैसे एक टेम्पलेट के अंदर होनी चाहिए सब, है ना। तो ये होती है आपकी राइट अप्रोच काम करने की। तो CSS को हमेशा एक्सटर्नल रखना है, इंटरनल कभी नहीं रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जहाँ से हम लोग वहाँ तक पहुँचे और कुछ सीख के आए। अब आपको बेसिक्स हमने पता चल गए कि जब भी इंटरव्यू में जाओगे, नो JPG PNG, ठीक है, हाँ, ओनली वेब पिक्चर, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न एक ही है, क्योंकि आपका वेबसाइट जहाँ 2 MB का होगा वो 1 MB का रह जाएगा, 50% साइज आपका रिड्यूस हो जाएगा सीधे। सो components comes in two types, class and function components। क्लास में भी आपने JS में पढ़ा हो, ठीक है, नहीं पढ़ा तो आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लास कार करके दिखाया था, वही वाला होता है अपना क्लास। सो इन ओल्डर रिएक्ट कोड बेसिस यू मे फाइंड क्लास component used। It is now suggested to use function component along with hooks which were added in React 16.8। अभी जो अपन यूज़ कर रहे हैं वो है लेटेस्ट वर्जन विच इज़ 18, React 18 का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो React के 16 वर्जन में फंक्शन कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ क्लास का ही इस्तेमाल होता था। सो क्रिएट योर फर्स्ट कंपोनेंट। व्हेन क्रिएटिंग अ React component, द component's name must start an uppercase letter। लाइक जो भी आप कंपोनेंट की फाइल बनाओगे, लाइक होम फॉर एग्जांपल, तो H कैपिटल बनेगा। बट जब हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूट से पढ़ के आते हैं तो हमें हर एक फाइल का नेम स्मॉल में सजेस्ट किया जाता है कि स्मॉल में लिखना चाहिए, है ना। अगर आप अपनी फाइल का नेम कैपिटल कर दोगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। कभी भी फाइल का नेम कैपिटल में नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर स्पेस भी लगा दोगे तो भी आपकी फाइल गलत है, ठीक है। स्पेस लगा के तो कोई फाइल नहीं बनाते ना, क्यों नहीं लगाना चाहिए स्पेस? परसेंटेज का वो साइन आ जाता है, परसेंट क्यों आता है? स्पेस की वजह से आ जाता है। तो परसेंट को बोलते क्या है? वो %20 अगर इंटरव्यू पूछ ले %20 का मतलब क्या है, तो कैसे बताओगे क्या मतलब है, वो क्यों आ रहा है? क्यों आता है? मैं तो बताऊंगा ही, तभी तो पूछ रहा हूँ सवाल कि नहीं पता तो पता होने चाहिए। चलो एग्जाम्पल के तौर पर हम सर्च इंजन में आते हैं। आप यहाँ पे लिखिए अरीना विदाउट स्पेस एनिमेशन, ठीक है। तो हमारी क्वेरी यहाँ पर आ गई और गूगल हमें ऑटोमेटिकली स्पेस यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, Q = अरीना एनिमेशन, ठीक है। अब यही काम आपने कुछ ऐसे किया होता, अरीना एनिमेशन, अब क्या दिखाई दे रहा है, अरीना प्लस एनिमेशन, है ना। %20 तो नहीं आ रहा ना। तो %20 किस केस में आता है और प्लस किस केस में आता है? अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हो और स्पेस लगा देते हो तो बनता है प्लस, ठीक है। और अगर आपने कोई फाइल बनाई है और उसके अंदर अगर आपने स्पेस लगा दिया बाय मिस्टेक तो आता है %20। %20 जो होता है आपका, इसको हम लोग अमेरिकन स्टैंडर्ड के ये कैरेक्टर्स हैं हमारे यूनिकोड में, अगेन, कि अगर स्पेस होगा तो %20 होगा। और अगर किसी फाइल में %20 आ गया तो ये ब्रोकन लिंक में कंसिडर होता है, यानी कि इस पेज का SEO या इंडेक्सिंग होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि गूगल उसको रिफ्यूज़ कर देगा। क्योंकि अल्टीमेटली एंड गोल हमारा क्या है कि गूगल के अंदर मेरा पेज आए। जब %20 आ गया ना URL में, तो पेज तो यूज़र को विजिट होगा जब वो क्लिक करेगा, लेकिन सर्च में कभी नहीं आएगा पेज को, वेरिफिकेशन ही नहीं होता, नहीं होगा। उसके पीछे का रीज़न ही है। तो एग्जाम्पल, अगर हम आपको दिखाएं, शायद मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया होगा, 1 मिनट रुको।
HTML 332.5, URL एनकोडिंग इसको हम लोग बोलते हैं। और ब्राउज़र में इसको चेक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं हमारी, स्कीमा, प्रीफिक्स, डोमेन, पोर्ट, पाथ एंड फाइल में एक URL इन सब चीज़ों से मिल के बना होता है। ठीक है, तो जनरली जो भी आपके URL होते हैं उसके अंदर या तो HTTP होता है या HTTPS होता है। S सिक्योर को बिलोंग करता है, जहाँ पर आपका SSL लगा होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं, गूगल लिख के सर्च करते हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी लॉक आपको यहाँ दिखाई देता है, कनेक्शन इज सिक्योर। और अगर कोई आप ऐसी वेबसाइट चलाते हो arenapv.hyperphp.com, तो यहाँ पर क्या लिखा आता है, नॉट सिक्योर, यानी कि ये HTTP है, S नहीं है। S अगर होगा तो नॉट सिक्योर नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं इस URL को कॉपी करके कहीं पर अगर पेस्ट करूँगा तो देखो क्या लिखा रहा है, HTTP, S नहीं आ रहा ना। S होता तो सिक्योरिटी लॉक ऑटोमेटिक आता लग के साथ में। तो एक तो SSL ज़रूर से ख़रीदना चाहिए। अगर आप अपनी फ़ाइल अपलोड करते हो या डाउनलोड करते हो ऑनलाइन तो ये चलता है FTP। और लास्ट वाला क्या है, फाइल स्कीमा। फाइल स्कीमा कब चलता है, मान लो आपने कोई यहाँ पर फाइल ओपन की, तो क्या लिखा रहा है, देखो यहाँ पर बाउंस, यहाँ पर मेरे क्या लिखा है, फाइल। तो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो अपलोडिंग के लिए चलता है अपना FTP। सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करते हो तो HTTP और HTTPS डिपेंड करेगा आपने डोमेन के साथ ख़रीदा है या नहीं, उसके बेसिस पर। और लोकल अगर कुछ चलाते हैं ब्राउज़र में तो लिखा आता है अपना फाइल यहाँ पर। सो URL एनकोडिंग आप यहाँ पर देखोगे, URL कैन ओनली बी सेंड ओवर द इंटरनेट यूजिंग द ASCII कैरेक्टर सेट। इफ़ a URL contain characters outside the ASCII set, the URL has to be converted। तो यानी कि आप यहाँ देख रहे हो कि अगर आपने स्पेस लगाया है तो वो किस में बन जाएगा, परसेंटेज फॉलोड बाई हेक्साडेसिमल डिजिट। तो क्या बनता है, %20। तो टेक्निकल मतलब है उस चीज़ का, यानी कि URL आपका एनकोड हो रहा है। अब जब URL एनकोड आपका हो गया, मैं कहना चाह रहा हूँ ये राम है, वो कह रहा है ये %20 राम है, बात बदल गई ना। तो गूगल कैसे अंडरस्टैंड करेगा उस चीज़ को कि भाई सीधी सीधी जो हम लोग समझाना चाह रहे हैं या जो %20 लगा के समझाना चाह रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि क्या होता है, रिप्लेस URL एनकोडिंग नॉर्मली रिप्लेस अ स्पेस विद अ प्लस और %20। ठीक है, तो इस तरह से। तो ये इन सब चीज़ों के मैंने यहाँ पर मीनिंग्स भी एक्सप्लेन किए। जैसे अगर मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर आते हैं, कैरेक्टर सेट्स जो हमारे होते हैं, तो ASCII का मतलब क्या था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, UTF जो आज की डेट में आप लोग यूज़ करते हो, ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को सपोर्ट करता है। तो आप जब देखते हो ना VS कोड में जब कोडिंग कर रहे होते हो आप लोग, तो ऊपर क्या आता है, UTF-8 लग के आता है। इसका मतलब पता है कभी क्या काम करता है, लगा आता है, कभी जिक्र नहीं होगा इसका। ये UTF-8 होता है बेसिकली। ठीक है, ये क्या है, इज़ आइडेंटिकल टू ASCII फॉर द वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 127, 128 to 159, 160 to 255 और अप टू 10,000 कैरेक्टर्स। यानी कि 256 के बाद जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं वो UTF-8 सपोर्ट करते हैं। यानी कि 8 जो है यूनिवर्सल जो हमारा चल रहा है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ये सबसे ज़्यादा जो जितने भी ओल्डर हमारे कैरेक्टर सिंबल्स रहे हैं प्लस जो मॉडर्न आए सबको सपोर्ट करता है। तो जैसे इसकी मैंने पूरी टेबल बनाई हुई है कि 32 नंबर से क्या बनता है, स्पेस बनता है, 33 नंबर से एक्सक्लेमेशन का मार्क बनता है, 34 नंबर से कोट बनता है। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर मैं इसके कोड में आपको जाके दिखाऊँ नीचे, तो इन सब का कैरेक्टर कोड लगा हुआ है यहाँ पर कि किससे क्या चीज़ बन रही है। तो ये है भाई, पूरा पता होना चाहिए कि किस कैरेक्टर का किस सिंबल का क्या मतलब है। हमारा जब हम लोग फिजिक्स साइंस केमिस्ट्री पढ़ते थे स्कूल में तो बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया। तो लैटिन भाषा क्या है, यही तो है। लैटिन भाषा और इंग्लिश में दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, हमारा यहाँ पर लैटिन में जो होता है चीज़ें शॉर्ट में होती हैं और कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ठीक है,
लेकिन जब लोग उसको इंडियन उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, यूएस या यूके इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो चीज़ें काफ़ी इजी बन जाती हैं हमारी। तो सारे सिंबल्स जो भी आप बनाना चाह रहे हो, हर एक का अपना कोड है। लाइक आपने लिखा $#163, तो आपका सिंबल बनेगा पाउंड का सिंबल। तो ऐसे आपके करेंसीज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स प्रोड्यूस होते हैं। चलो अपने वाले में आते हैं। तो %20 की कहानी सुनाई, इतनी लंबी है, ऐसे नहीं है %20। सो अभी हमने ये समझा कि अगर आपको कोई कंपोनेंट बनाना है तो उसका फर्स्ट लेटर क्या बनेगा, कैपिटल। ध्यान रखना है ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट के केस में है, ऐसा नहीं किसी और के केस में आप जाके कैपिटल में लिख के आ जाए, नहीं करना है। सो क्लास कंपोनेंट, अ क्लास कंपोनेंट मस्ट इंक्लूड द एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट स्टेटमेंट। यानी कि जब आप कोई अपना क्लास डिफाइन करेंगे रिएक्ट के अंदर, तो आपको लिखना है एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट स्टेटमेंट। प्रैक्टिकल भी आप समझ जाओगे, नीचे दिया हुआ है। दिस स्टेटमेंट क्रिएट्स एन इनहेरिटेंस टू रिएक्ट डॉट कंपोनेंट एंड गिव्स योर कंपोनेंट एक्सेस टू रिएक्ट कंपोनेंट्स फंक्शन। द कंपोनेंट ऑल्सो रिक्वायर्स अ रेंडर मेथड, दिस मेथड रिटन HTML। तो मान लो मैंने एक क्लास यहाँ पर बनाया, तो क्या लिखेंगे, क्रिएट अ क्लास कंपोनेंट कॉल्ड कार। तो क्या लिखोगे, क्लास कीवर्ड, कार इज अ क्लास नेम, क्या लिखेंगे, एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, और जो भी डेटा आप यहाँ से क्लास में लिखकर रेंडर करना चाह रहे हो तो आपने लिखना है रेंडर मेथड, और रिटर्न करेंगे यहाँ से H2 के अंदर हाय आई एम अ कार। और ये मेरा एक क्लास कंपोनेंट बनके तैयार हो गया। अब जब आप इसको रेंडर करोगे, ठीक है, तो आपने क्या लिखना होगा, जब हम लोग नीचे डिफाइन करते हैं बिल्कुल एंड में जाके, तो कार को एक HTML टैग की तरह रेंडर करा देना है, तो आपका आउटपुट आ जाएगा। फंक्शन कंपोनेंट की बात करते हैं। सो हेयर इज द सेम एग्जांपल एज अवर, बट created using a function component instead of class. A function component also returns HTML and behaves much the same way as the class component. But function component can be written using much less code, are easier to understand and will be preferred. So function आप जावास्क्रिप्ट के साथ यूज टू है, PHP के साथ यूज टू है, फंक्शन ऐसे ही बनता है। बट कंडीशन क्या है, जावास्क्रिप्ट और PHP में हमारे साथ ये कंडीशन है कि फंक्शन का पहला लेटर कैपिटल होगा, यहाँ पर कैपिटल मैंडेटरी है। क्लास के केस में चाहे जावास्क्रिप्ट चलाओ चाहे PHP चलाओ, वहाँ पर कैपिटल ही बनेगा। बट फंक्शन के केस में वहाँ पर कैपिटल की कंडीशन नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप फंक्शन कंपोनेंट बनाएंगे तो कैपिटल लेटर से ही बिगिनिंग होगी। बहुत सारे स्टूडेंट बिगिनिंग में यही गलती करते हैं, बस स्मॉल में लिख देते हैं और फंक्शन रेंडर नहीं हो रहा है। उसके बाद अंदर का स्टेटमेंट सेम रहेगा, हमें रेंडर की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर फंक्शन कंपोनेंट में। अब बात करते हैं रेंडर करने की, रेंडरिंग अ कंपोनेंट। नाउ योर रिएक्ट एप्लीकेशन हैज़ ए कंपोनेंट कॉल्ड कार विच रिटर्न्स एन H2 एलिमेंट। टू यूज़ दिस कंपोनेंट इन योर एप्लीकेशन यूज सिमिलर सिंटैक्स एज नॉर्मल HTML कार। तो आपको इस तरह से लिख के उसको रेंडर कराना है। सो डिस्प्ले कराएंगे द कार कंपोनेंट इन द रूट एलिमेंट। तो आप यहाँ देख रहे हैं रूट डॉट रेंडर, हमने क्या लिखा, कार जो हमने क्लास बनाया या कंपोनेंट बनाया हमने फंक्शन वाला, उसको एक टैग की तरह डालना है। लेकिन क्या लिख रखा हमने लास्ट में, स्लैश, सेल्फ क्लोजिंग ज़रूर करना है। सेल्फ नहीं करोगे तो कार लिखोगे, कार को बंद करोगे तब जाके वो रेंडर होगा। तो चलो ट्राई मार के देखते हैं। पहले क्लास वाले को हमने यहाँ से लिया क्लास कंपोनेंट, रिएक्ट में आते हैं, अपने ऐप के अंदर एंटर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CD, हमारी एप्लीकेशन का नेम है माई ऐप, एंटर। इसके बाद index.js में आएंगे और यहाँ पर हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे। ऊपर की जो 2 चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। नीचे की जो 3 चीज़ें ये भी एज इट इज़ रहेंगी, इसमें भी कोई चेंज आपको नहीं करना है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें इस कार को रेंडर करना है। तो कार देखो जो लिखा हुआ है वो डिसेबल से आ रहा है, ये इनेबल कैसे होगा, आपने इसको कॉपी किया, यहाँ जाएंगे, लिखेंगे कार और क्लोज, कॉल हो गया। अब हाय आई एम अ कार, ये मैसेज मुझे रेंडर करना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे Ctrl+S करने के बाद npm स्टार्ट। अगर सब ठीक रहेगा तो इसका आउटपुट हमें देखने के लिए मिलेगा।
हाँ पूछो ना। एनपीएम क्या होता है? नोड पैकेज मैनेजर। रिएक्ट को चलाने के लिए ना नोड चाहिए होता है, नोड इज़ अ बेस। जैसे पीएचपी जब आप चलाते हो, जब तक आपका एसक्यूएल स्टार्ट नहीं होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, किस पे चलता है? आपके कंप्यूटर में आप क्या इंस्टॉल करते हो, जैम्प इंस्टॉल करते हो। सो जैम्प क्या है, सर्वर है, क्या है? अगर इंटरव्यू में आप जाओगे, मैं आपसे पूछे भी आपके कंप्यूटर में जैम्प क्या है या सर्वर क्या होता है, तब क्या आंसर करोगे कि जैम्प इज़ अ सर्वर, है ना? यही तो बोलोगे, फेल हो जाओगे, क्योंकि जैम्प सर्वर नहीं होता। जैम्प इज़ अ मॉड्यूल, ठीक है? सर्वर होता है अपाचे। इसमें ऑन करना पड़ता है। तो सर्वर जो आपका होता है वो अपाचे होता है। और इंटरव्यू में हर बच्चे यही आंसर करता है, क्योंकि मैं ले चुका हूँ ना कंपनीज के अंदर। बच्चे से मैं जब पूछता हूँ भाई सर्वर बनाने के लिए क्या करते हो, कि जैम डालते हैं, तो मैंने कहा सर्वर कौन है उसके अंदर, जैम्प या अपाचे? तो बच्चा कहता है जैम्प। तो उसे यही नहीं पता कि भाई वो पीएचपी पूरी सीख के आ गया, डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन मुझे यही नहीं पता मेरा प्रोजेक्ट चल किस पे रहा है, सर्वर है कौन। मैंने पूरा नहीं सीखा, आपके वाला चैनल से मैं सीखूंगा। आगे बढ़ता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें दूसरा एग्जाम्पल, कि हमें अगर इस तरह के फंक्शन को रेंडर करना है। ये तो हुआ क्लास का एग्जाम्पल। अब फंक्शन के थ्रू देखेंगे। इसको हम लोग यहाँ से बनाते हैं कमेंट, और यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, और कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। और आप देखेंगे इसका भी आउटपुट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, रिटर्न आ रहा है आउटपुट, है ना? तो इस तरह से आपने काम करना है। तो यहाँ पर रिएक्ट में ऐसे बनते हैं कंपोनेंट। तो ये तो क्या अभी हमने सेम पेज में बना लिया है। आप अलग पेज में बनाते हैं, यहाँ पर लाके कॉल करते हैं, तो हम सीख जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, देखते जाइए चीज़ों को। तो हमारे पास दो मेथड है कंपोनेंट बनाने के लिए। वन इज़ क्लास, जो कि ओल्डर प्रैक्टिस है, और मॉडर्न प्रैक्टिस में हमें क्या मिल रहा है, फंक्शन कंपोनेंट। तो हम लोग क्या प्रेफर करें? आपको मैं रिकमेंड करूँ कि आप फंक्शन के साथ जाइए, ठीक है? क्योंकि क्लास वाली जो प्रैक्टिस है वो आउटडेटेड है। बट ऐसा नहीं है, रिएक्ट के अंदर ये कह दिया गया कि अब क्लास को हम लोग डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लास तो इस्तेमाल में आएगा ही ना। तो फंक्शन के अंदर हम लोग क्लास बना लेंगे आगे जाके। तो रेंडरिंग का कंपोनेंट का हमने देखा कैसे रेंडर होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर प्रॉप्स। अब ये प्रॉप्स क्या है? तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं या क्लास बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर अपना कुछ पैरामीटर डिफाइन करते हैं इसके अंदर, है ना? जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे थे JSX का, जब हम लोग एग्जांपल देख रहे थे ES6 के साथ, तो उसमें हम लोगों ने वैल्यू 1 वैल्यू 2 इस तरह से करके हमने कुछ डिफाइन कर रखे थे, है ना? तो अगर आप यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी लिखना चाहते हो कार की, और उसको यहाँ से अपडेट करना चाहते हो कि भाई दिस हाई आई एम अ कार एंड आई एम अ ब्रांड ऑफ फोर्ड या जो मस्टैंग वट जो भी आप रखना चाहते हो, तो उसको आप डायनामिक बनाने के लिए इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्रॉप्स को समझेंगे। तो प्रॉप्स स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज़, शॉर्ट में बोलते हैं, और प्रॉप्स कीवर्ड जो है प्री डिफाइन है रिएक्ट के अंदर। सो कंपोनेंट्स कैन बी पास्ड एज प्रॉप्स विच स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आर लाइक फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो कहीं पर हम लोग इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, कहीं पर हम लोग इसको पैरामीटर बोलते हैं। रिएक्ट में बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं पैरामीटर्स। And you can send them into the component as attributes. For example, use an attribute to pass a color to the car component and use it in the render function. So हमने क्या लिखा, कार को एक props दिया, props is a predefined. हमने बोला hi I am a props dot color car like red car. तो आपने क्या लिखा, कार color equal to red. तो ज़रा ट्राई करके देखो। हमने इसको लिया एग्जाम्पल को, इसको बंद कर देते हैं, बार बार कंफ्यूज कर रहा है मैं। यहाँ ये इसको भी बंद कर दीजिए, इसको भी हटाइए जी। तो इसको बनाते हैं कमेंट, इसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे कलर इक्वल टू जो भी आप कलर का नेम रखना चाहें, लाइक हमने क्या रखा है यहाँ पर, रेड। कंपाइल्ड सक्सेसफुली, ब्राउज़र में आते हैं, क्या लिखा रहा है, आई एम अ रेड कार। ये तो काम करते हो आप उस जावास्क्रिप्ट के अंदर भी, जब कोई पैरामीटर सेट करते हो कि मान लो मैंने लिखा मेरा फंक्शन है कैलकुलेट, और उसके अंदर हम लोग करना चाह रहे हैं A और B कॉमा,
उसका मुझे टोटल करना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, रिटर्न ए प्लस बी। और जब आप फंक्शन जहाँ भी कॉल कराओगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हो, वहाँ पे क्या बोलते हो, फंक्शन कैलकुलेट के अंदर 7+3 आपने लिख दिया, अगर वहाँ पे 7,3 तो आपका आउटकम जो होगा वो टोटल होके आएगा उसके अंदर। ठीक है, तो सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉप जो भी आप रखते हो वो एज ए एट्रीब्यूट यूज़ होता है। तो प्रॉप क्या है, प्रॉपर्टी का नेम, प्रॉपर्टी का नेम क्या है, कलर। तो हमने क्या लिखा, प्रॉप डॉट कलर। तो प्रॉपर्टी जो असाइन होगी वो प्रॉप के अंदर कलर को जाएगी, तो कलर इक्वल टू आपने जो भी नाम दोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेंडर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट, क्या हम लोग कंपोनेंट के साथ कंपोनेंट बना सकते हैं कि नहीं। सो वी कैन रेफर टू कंपोनेंट इनसाइड अदर कंपोनेंट। तो जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन क्या है, कार, कार इज़ अ कंपोनेंट। ठीक है, हम यहाँ से क्या रिटर्न कर रहे हैं, H2, जिसमें लिखा आई एम अ कार। अब हमने एक और फंक्शन बनाया विच इज़ गैराज। गैराज में हम लोग क्या लिख रहे हैं, रिटर्न करो वैल्यू डिव टैग के अंदर हु लिव्स इन माई गैराज। तो यहाँ से रिटर्न आना चाहिए आई एम अ कार। तो हमने क्या करा, कार को गैराज के अंदर रेंडर कराया। तो ज़रा आउटपुट देखो क्या बनता है। कंट्रोल एस प्रेस कीजिए और ऊपर का जो हमारी 2 लाइनें हैं इनको यहाँ से कॉपी करके नीचे रख लीजिए। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, कहाँ पर हमने की है, पार्सिंग एरर, रिएक्ट इज ऑलरेडी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। कहाँ डिक्लेयर है, अच्छा ऊपर है, इसको बंद कर दो। और कहाँ पर है, और भी है कहीं बीच में। ये देखो यहाँ पर मिस्टेक हुई है, रिएक्ट डोम कैपिटल आता है। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है कार, एक दूसरा फंक्शन बनाया है गैराज। ठीक है, ध्यान रखना जब हम लोग रेंडर करते तो एक ही कंपोनेंट रेंडर होता है। आपने बना भले से 4 रखे, तो आपने क्या करना है, उनको एक दूसरे के अंदर रेंडर कराना होता है। तो हमने गैराज को अगर रेंडर किया तो हमने कार को गैराज में डाल के रेंडर करा दिया। तो अभी जब गैराज को आप रेंडर करोगे तो मैसेज आएगा, पहले लिखा हु लिव्स इन माई गैराज, दिस इज क्वेश्चन। तो उसका आंसर क्या आएगा, आई एम अ कार, क्योंकि कार को हमने यहाँ पर रेंडर कराया हुआ है। ज़रा जाके देखो ब्राउज़र में क्या कुछ ऐसे ही है क्या, सेम आउटपुट आ रहा है ना। तो ये हुआ आपका कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट। ठीक है, आप कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट को रेंडर करा सकते हो। बात करते हैं कंपोनेंट इन फाइल्स में। भी हो सकता है आपका कंपोनेंट कहीं बाहर बना हो और आपने उसको लाके यहाँ पर रेंडर कराना हो। सो रिएक्ट इज ऑल अबाउट रीयूजिंग कोड एंड इट इज़ रिकमेंडेड टू स्प्लिट योर कोड इनटू सेपरेट फाइल्स, लाइक जैसे कि नैव बार, हेडर, फुटर फॉर एग्जांपल। टू डू दैट क्रिएट अ न्यू फाइल विद .js। रिएक्ट में जो हम लोग काम करें, रिएक्ट क्या JS है, तो जितनी फाइल यहाँ बनती है वो सारी .js ही होंगी। यहाँ पर कोई HTML फाइल नहीं होती, सिर्फ एक होती, वो पब्लिक फोल्डर में है, उसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करते, उसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। सो .js फाइल एक्सटेंशन एंड पुट द कोड इनसाइड इट। सो नोट दैट द फाइल नेम मस्ट स्टार्ट अगेन विद एन अपर केस लेटर, क्योंकि अब हम लोग अलग फाइल बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस पार्ट को अलग रख लेते हैं और इसका हम लोग नाम रख देते हैं लाइक car.js। क्या लिखा हमने सोर्स के अंदर, car.js, और ये हमने लाके यहाँ पर कॉल कर लिया इस तरह से। क्या लिखा हमने, फंक्शन है कार, मैसेज को रिटर्न करो आई एम ए कार, और इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दो। तो हमने लिखा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार, जो आपका फंक्शन है वो आपने यहाँ लिखना है। ध्यान रखना जावास्क्रिप्ट में आप जनरली ये करते हैं कि जब भी फंक्शन लिखते हैं तो ऐसे बना देते हैं आगे पैरेंथेसिस। रिएक्ट में ये नहीं करना है, नहीं तो चलेगा नहीं। ये हमने किया। अब मुझे इसको क्या करना है, कार वाले को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको कार का फंक्शन मिल नहीं रहा जिसको आप रेंडर करा रहे हो। तो मुझे यहाँ पर जाके क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट कार फ्रॉम सिंगल कोट ./car। जैसे मैंने ये लिखा, क्या लिखा रहा है, वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अब देखो ये जो फाइल है एक्सटर्नल है, यहाँ पर रेंडर कराया, आउटपुट जाके ज़रा चेक करो, आ गया आउटपुट। मैं कुछ चेंजेस करके आ जाता हूँ, जैसे कि आई एम अ ब्रांड न्यू कार।
तो यहाँ जाके देखते हैं क्या चेंजेस आया। तो आपको समझ में आया कि हम लोग कंपोनेंट एक ही फाइल में मल्टीपल भी बना सकते हैं और हम लोग उनको अलग अलग रख के भी इंपोर्ट करा सकते हैं। सो कंपोनेंट क्या है, एक पीस ऑफ कोड, और उसको चाहो तो आप एक पेज की तरह भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना रिएक्ट के अंदर हर एक चीज़ को हम लोग अलग बनाते हैं, एक साथ नहीं बनाते। एक साथ लाके पीएचपी की तरह असेंबल करते हैं कि ये हेडर हो गया, ये नैबबार हो गया, क्राउजल हो गया, ये फुटर हो गया, इस तरह से मेन एरिया हर पेज का अलग बनता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, लिखा इम्पोर्ट कार फ्रॉम, जो भी आपका फोल्डर आपने बनाया होगा, मैंने डायरेक्ट रखा है। आप जैसे यहाँ पर लोग देख रहे हैं कंपोनेंट स्लैश कार डॉट जेएस से हमने इसके अंदर कॉल करा है, तो इस तरह से हमारा इसका आउटपुट निकल के आता है। बैक करेंगे यहाँ से और नेक्स्ट फाइल पे जंप करते हैं। नेक्स्ट फाइल है अपना रिएक्ट के अंदर क्लास में आइए। सो बिफोर रिएक्ट 16.8 class component were the only way to track state and life cycle on a React component. Function components were considered stateless. With the addition of hooks, function components are now almost equivalent to the class component. The differences are so minor that you will probably never need to use a class component in React. Even though function components are preferred, but there are no current plan or removing class component for React. तो React से भी class component remove नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम function पे switch हो गए तो class बंद हो गया, class भी है, function भी है। situations आएंगी कहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है, otherwise ज़रूरत पड़ती नहीं है हमें आज की डेट में। So React में class component कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। So components are independent and reusable bits of code. They serve the same purpose as JavaScript function, but work in isolation and return HTML via a render function. So component comes in two types, class and function. अब हम लोग देखेंगे class, पहले हम लोगों ने देखा था function. So when creating a React component, the component's name must start with an uppercase letter. The component has to include the extend.react component statement. This statement creates an inheritance to react.component and gives your component access to React component's function. The component also requires a render method. This method called returns HTML. So एग्जाम्पल ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैसे काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। तो रिएक्ट में क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर पढ़े तुम लोगों ने? नहीं, नाम सुना कंस्ट्रक्टर का? पहले नहीं पढ़ाया तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता, याद नहीं रहा हुआ था लगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि उसकी हेल्प से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर पाते हैं। अगर क्लास क्या होगा तो कंस्ट्रक्टर पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ रिवीजन हो जाएगा, ज़रा देखो, मे भी याद आ जाए देख के। सो इफ़ देयर इज़ अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन योर कंपोनेंट, दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड व्हेन द कंपोनेंट गेट इनिशिएटेड। The constructor function is where you initiate the component properties. In React, component properties should be kept in an object called state. The constructor function is also where you honor the inheritance of the parent component by including the super statement, which executes the parent component constructor function, and your component has access to all the function of the parent component, which is React.component. तो तुमने कंस्ट्रक्टर पीएचपी में भी पढ़ा होगा, अगर क्लास पढ़ी है वहाँ पर तो वहाँ भी आपको सेम ही मिलता है। चलो देखते हैं इसका क्या काम है। सो क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन दी कार कंपोनेंट एंड ऐड अ कलर प्रॉपर्टी। सो हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया कार, अगेन एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, और हमने यहाँ पर सेट किया कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया सुपर, दिस स्टेट हमने यहाँ पर डिफाइन किया कलर, और यहाँ पर हमने लिख दिया इसका टाइप जो रहेगा वो रेड रहेगा, और हम लोग उसको रेंडर करा रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं H2 हाई आई एम ए कार, इस तरह से कुछ। सो यूज़ दी कलर प्रॉपर्टी इन दी रेंडर फंक्शन, यानी कि जब हम लोग रेंडर करेंगे तो वहाँ पर हमें इसको यूज़ कराना है। तो क्या लिखेंगे, हाई आई एम ए दिस डॉट स्टेट डॉट कार, तो आपका ये काम करेगा। तो इस सुपर का काम क्या है, तो सुपर देखो कब यूज़ करते हैं, जब आप एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में इंपोर्ट कराते हो। मान लो मेरे पास एक क्लास है कार, दूसरी क्लास है गैराज। क्लास कार को मुझे क्लास गैराज में अगर भेजना है तो मुझे सुपर का यूज़ करना पड़ेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, ऊपर जो भी आपने प्रॉपर्टी डिफाइन की होंगी वो नीचे वाली क्लास में ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगी इसकी हेल्प से। ठीक है, तो चलो ट्राई करके देखते हैं। फंक्शन के साथ तो आपने देख लिया कि कैसे आपका कलर आएगा,
इसके साथ आप देखो कलर किस तरह से वर्क करेगा। सो चलिए हम यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं इसको और रिएक्ट में आते हैं, इसको बंद कर देंगे और इस कोड को करते हैं यहाँ से डिलीट। ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया और कार क्लास को रेंडर करा दीजिए। चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में क्या आउटपुट इसका मिला, तो क्या लिखा रहा है, हाय आई एम ए कार। ठीक है, अब ओनली कार क्यों रिटर्न आया, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया अपना स्टेट। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट स्टेट डॉट कलर, तब ये जाके आपका रेंडर होगा। तो अगर मैं यहाँ जाके इसको इस तरह से लिख दूँ, दिस डॉट स्टेट डॉट कलर, अब इसका मुझे आउटपुट मिलना चाहिए हाय आई एम अ रेड कार, क्योंकि दिस डॉट स्टेट में वैल्यू क्या है, रेड। तो हमने क्या लिखा, दिस डॉट स्टेट, स्टेट क्या है, कलर, इतना बताना है। और आउटपुट में देखो क्या लिखा रहा है, रेड कार। तो क्लास कंपोनेंट में ऐसे काम होता है, फंक्शन कंपोनेंट में आसान है काम करना। फंक्शन में क्या होगा, नीचे आपको बताना पड़ेगा एक HTML एट्रीब्यूट की तरह, जैसे हम लोग लिख रहे थे वहाँ पर ना कि कलर इक्वल टू कलर का नेम रेड। क्लास में इस तरह से लिखना होता है आपको। आगे बढ़ेंगे, प्रॉप्स की बात करते हैं कि इसमें हम लोग प्रॉप्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अनदर वे ऑफ हैंडलिंग कंपोनेंट प्रॉपर्टीज इज बाय यूजिंग प्रॉप्स, जो हमने फंक्शन में देखा। ठीक है, सो प्रॉप्स आर लाइक फंक्शन आर्ग्यूमेंट एंड यू सेंड देम इनटू द कंपोनेंट एज एट्रीब्यूट्स। So use an attribute to pass a color to the car component and use it in the render function। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा पूरा क्लास बना हुआ है। ठीक है, इस बार हम लोग स्टेट का यूज़ ना करके हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, क्लास है कार एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, देयर इज़ नो चेंज। बट हमने इस बार कंस्ट्रक्टर, सुपर और स्टेट का यूज़ नहीं किया है। हमने यहाँ पर जाके सीधे लिखा रेंडर करो हाय आई एम दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कार। ठीक है, और यहाँ पर हमने नीचे के कलर्स में बता दिया इस चीज़ को। सो प्रॉप्स और दिस आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, आपको कहीं डिक्लेयर करके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आप इसको यहाँ से रन करेंगे ब्राउज़र में, आप इसका आउटपुट देखेंगे, ये आपका यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो इससे क्या हुआ, आपने देखा फंक्शन की अप्रोच लगाने से क्लास के अंदर मेरा कोड की लेंथ कम हो गई, आउटपुट दोनों में सेम आ रहा है। तो बीइंग अ फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर, आपका जो टारगेट है वो ये है कि कोड को कितना छोटा लिखते हैं आप। अगर कोड लेंदी लिखोगे कोई शाबाशी नहीं देगा तुम्हें कि भाई तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। कोड जितना छोटा और क्रिस्प रखोगे, रेंडरिंग में टाइम उतना कम लगेगा और सामने वाले को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी कोड को आपके। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉप्स के बाद, प्रॉप्स को अगर मुझे कंस्ट्रक्टर में डालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो कंस्ट्रक्टर में जैसे फंक्शन में क्या था कि हम लोग ऊपर डिफाइन कर रहे थे पैरेंथेसिस के अंदर प्रॉप्स को, क्लास के अंदर अगर आपको प्रॉप्स को यूज़ करना है तो फिर आपको इस तरह से कंस्ट्रक्टर में डाल के फिर इस्तेमाल करना है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे प्रॉप्स इन द कंस्ट्रक्टर, इफ़ योर कंपोनेंट हैज़ अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन the props should always be passed to the constructor and also to the react dot component via the super method। तो हम इस कोड को यहाँ से करते हैं कॉपी और इस कोड को हम यहाँ से करेंगे डिसेबल, इसको भी डिसेबल कर लेते हैं या हटा ही देते हैं इसको, यहाँ रखिए। अब यहाँ से आप करेंगे प्रेस कंट्रोल एस। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमने लिखा है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर मैंने एक इसको पैरामीटर क्या दिया, प्रॉप्स। प्रॉप्स में पता है स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज और प्री डिफाइन है। सो जब आप कंस्ट्रक्टर को दोगे तो आपको सुपर को भी प्रॉप्स देना पड़ेगा, दोनों जगह पर मैंडेटरी हो जाता है। अब आप यहाँ लिखेंगे जहाँ पर दिस डॉट स्टेट आप लिख रहे थे, अब लिखेंगे आप दिस डॉट प्रॉप डॉट मॉडल। मॉडल हमने क्या होता है कार का, क्या है, हुंडई। अब जरा इसको सेव करके ब्राउजर में जाके रन करा के देखो क्या रिटर्न आता है, हमें आउटपुट आ रहा है ना। तो इस तरह से आपका इसमें प्रॉप्स काम करेगा। अब रिएक्ट में कंपोनेंट इन कंपोनेंट क्लास के साथ कैसे काम करें, फंक्शन के अंदर तो हमने देख लिया। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने क्लास बनाया कार, एक हमने क्लास बनाया अगेन गैराज, सेम वही एग्जांपल है बट क्या है क्यों क्लास के साथ है। तो यहाँ से हम लोग रेंडर कर रहे हैं इसको, यहाँ पर हमने कार को इसके अंदर कॉल कराया और गैराज को हमने रेंडर कराया, सेम है, देयर इज़ नो चेंज, बस इसका चेंज आ रहा है जो हम लोग ऊपर देख रहे हैं।
ठीक है। तो ध्यान रखना है रेंडर कब आता है, जब आपका क्लास होगा। अगर आपका फंक्शन कंपोनेंट होगा तो सीधे रिटर्न दिखाई देगा, रेंडर आपको नहीं दिखाई देगा। यही एक सबसे बढ़िया और आसान तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का। कोड को चला के देखिए, कंट्रोल एस कर दीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका सेम आउटपुट आपको मिलने वाला है, हु लिव्स इन माई गैराज आई एम अ कार। तो फंक्शन से भी हम लोग सेम ही अचीव करके आए हैं चीज़ें, क्लास से भी हम लोग सेम ही चीज़ें अचीव करें, बट कोड की लेंथ किस में कम थी, फंक्शन के अंदर। तो आपको फंक्शन के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपोनेंट इन फाइल्स। तो क्लास को हम लोग कैसे एक्सपोर्ट करते हैं और कैसे इंपोर्ट करते हैं। सो मान लो हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, जिसको हमने कार डॉट जेएस के अंदर रखा। देखो फंक्शन के साथ डायरेक्टली आप अप्रोच लगा रहे हैं, क्लास के साथ आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये लाइन मत भूलना बस। अगर क्लास का यूज़ करोगे तो आपको लिखना है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। क्लास कंपोनेंट में ये चेंज आएगा, फंक्शन कंपोनेंट में ये यूज़ नहीं होता। फिर आप लिखें क्लास कार एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, और आपने अपना मैसेज यहाँ से एक्सपोर्ट किया, यहाँ से आपने इसको चला दिया, कंट्रोल एस कीजिए। अब इसके बाद आप यहाँ से इसको बनाएंगे कमेंट, और यहाँ पर आप लिखेंगे इंपोर्ट कार फ्रॉम डॉट स्लैश कार डॉट, बस इतना लिख दो। देखो सक्सेसफुली हो गया। मैं इसको जाके लिख देता हूँ आई एम रेड कार, ठीक है। तो रेड कार का आपको आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। आ गया क्लास का भी। तो हमने दोनों का यूज़ देखा, क्लास और फंक्शन कंपोनेंट किस तरह से काम करते हैं। तो ये बन गया आपका इसका आउटपुट। नेक्स्ट है रिएक्ट क्लास कंपोनेंट के अंदर स्टेट। अभी हमने एक स्टेट का छोटा सा एग्जांपल देखा था, दिस डॉट स्टेट डॉट कलर जो हमने करके चलाया था। तो स्टेट क्या काम करता है। सो रिएक्ट क्लास components have a built-in state object. You might have noticed that we used state earlier in the component constructor section. The state object is where you store property value that belongs to the component. When the state object changes, the components re-render. So creating the state object is initialized in the constructor. तो ये हमारे पास एक एग्जांपल अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट का हम लोग किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो हमने एक यहाँ पर बनाया कंस्ट्रक्टर, जिसको हमने प्रॉप्स दिया, सुपर के अंदर हम लोगों ने प्रॉप्स को कॉल किया। हमने लिखा दिस डॉट स्टेट इक्वल टू ब्रांड क्या है, वो होंडा ही है। अब क्या हम लोग यहाँ से नहीं देंगे, नीचे से, है ना। हमने क्या लिखा दिस डॉट स्टेट डॉट ब्रांड। जब हम लोग ये लिखेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या रिटर्न आएगा, आउटकम में होंडा ही रिटर्न आएगा। हमें चला के देखो। अब आपको एट्रीब्यूट की तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर आइए, पेस्ट करिए, कंट्रोल एस कीजिए, माई कार ब्रांड नेम इज होंडा, ठीक है। इसी का दूसरा एग्जांपल, द स्टेट ऑब्जेक्ट कैन कंटेन एज मैनी प्रॉपर्टीज एज यू लाइक। तो जैसे हम लोग देखते हैं अपने ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, कि जैसे एक पर्सन ऑब्जेक्ट है, उसका फर्स्ट नेम, उसका मिडिल नेम, उसका लास्ट नेम, उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर, जो भी आपको प्रॉपर्टीज़ रखनी हो। तो जैसे अभी यहाँ पर क्या था, सिंगल था, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ इसको यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पर डालते हैं। तो हमने क्या करा, दिस डॉट स्टेट, हमने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट बनाया, ब्रांड, मॉडल, ईयर और कलर, हमने सब कुछ इसको बता दिया। हमने लिखा माई कार ब्रांड नेम इज़, आपका ब्रांड आ जाएगा होंडा, इट इज़ अ कैंडी रेड, ठीक है। मॉडल है अपना एसेंट फ्रॉम 2019। जरा जाके देखो यही आउटपुट आ रहा है क्या, है ना, रेंडर हो गया पूरा। तो क्लास के अंदर अगर आप स्टेट का यूज़ कर रहे हो तो स्टेट क्या करता है, अगर आप एट्रीब्यूट में जाओगे तो कितने एट्रीब्यूट लिखोगे, कोड बड़ा होगा ना। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा ना उसका, तो आप जितनी प्रॉपर्टीज़ लगाना चाहते हो लगाइए, उसको स्टेप बाय स्टेप आप नीचे एक्सट्रैक्ट करा पाओगे इजीली। अब बात करते हैं, मुझे अगर स्टेट को अपडेट करना हो, टू चेंज अ वैल्यू इन द स्टेट ऑब्जेक्ट यूज़ दी दिस डॉट सेट स्टेट मेथड। सेट स्टेट से आप वैल्यू अपडेट कर सकते हो। सो व्हेन अ वैल्यू इन द स्टेट ऑब्जेक्ट चेंजेस, द कंपोनेंट विल री रेंडर, यानी कंपोनेंट दोबारा से पूरा रेंडर होगा, यानी कि रिफ्रेश हो जाएगा, मीनिंग दैट द आउटपुट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द न्यू वैल्यू। सो हम यहाँ पर एक बटन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम लोग उस बटन को दबाएंगे हमारा अपडेट होगा। सो हमने यहाँ पर नीचे क्या करा, एक बटन बनाया है, ठीक है। बटन
उसका टाइप है बटन। ऑन क्लिक के ऊपर हम लोगों ने एक फंक्शन बना रखा है चेंज कलर। चेंज कलर क्या है? एरो फंक्शन है। किसके अंदर बनाया हमने? क्लास के अंदर अपना फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, ज़रा चलाओ इसको और यहाँ जाके रेंडर करके देखो। तो देखो सब कुछ सेम है। हमने क्या चेंज किया इसमें? हमने यहाँ पर एक चेंज कलर के नाम से फंक्शन बनाया, लिखा दिस डॉट सेट स्टेट। कैंडी रेड की जगह पर अपडेट कर दो क्या? ब्लू कलर। आपने यहाँ पर लिखा बटन, टाइप बटन, ऑन क्लिक दिस डॉट चेंज कलर। जब फंक्शन आप कॉल करेंगे तो दिस लिखना है, ध्यान रखना। दिस डॉट चेंज कलर, कोई बनाना ब्रैकेट नहीं, करली ब्रेसेस के अंदर आपने एक्सप्रेशन लिखना है और चेंज कलर जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चेंज, इस बटन पर क्लिक करके चेंज कलर चल रहा है। चेंज कलर के अंदर हमने क्या लिखा है? दिस डॉट सेट स्टेट। स्टेट ऊपर ऑलरेडी डिफाइन है, हमने बोला सेट स्टेट में जो कलर है हमारा उसको ब्लू में रिप्लेस करो। तो जैसे आप इसको यहाँ पर लेके आओगे आपको एक तो बटन दिखाई देगा और आपका जो कैंडी रेड यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, आप जैसे इसको अपडेट करेंगे क्या हो गया? ब्लू चेंज हो गया ना। इट इज़ ए ब्लू एसेंट फ्रॉम 2019। तो रिएक्ट में बटन जो होते हैं वो इस तरह से आपके ट्रिगर होते हैं। सो ऑलवेज यूज द सेट स्टेट मेथड टू चेंज द स्टेट ऑब्जेक्ट। It will ensure that the component knows it's been updated and calls the render method and all the other life cycle method. नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं।